इमरान खान तो जेल में है मेरे ख्याल से 3-1 साल से। तो ये जो बातें कहते हैं, या तो अपनी पार्टी के कोई नेता से मिलें, मुलाकात करें, या अपनी बहन से मिलें, तो बाहर उनके हाथ कोई मैसेज भिजवाते हैं और फिर वही पोस्ट कर दिया जाता है सोशल मीडिया पर। तो ये इमरान खान का दुनिया से इंटरेक्ट करने का तरीका है। हालांकि वो बहुत मुलाकातें भी उनकी नहीं होने दी जा रही हैं, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है। इन्होंने ये कहा है कि आसिम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा दमनकारी डिक्टेटर है। तो अब इसको थोड़ा सा, अब इमरान खान को जेल में डाला तो उनको तो यही लगेगा कि सबसे ज़्यादा डिक्टेटोरियल आदमी यही था। तो इमरान, वहाँ तो लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई। अयूब खान से शुरू कीजिए, अयूब खान के बाद याह्या खान, याह्या खान के बाद ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक के बाद मुशर्रफ, मुशर्रफ के बाद डिक्टेटर, मैं केवल आर्मी डिक्टेटर गिन रहा हूँ, तो ये 5वां आदमी है। ये जो आर्मी का, जिसने सीधे आर्मी रूल कर रहा है, ये भी एक तरीके से कर ही रहा है। क्या इनमें वाकई सबसे क्रूर, सबसे ज़्यादा तानाशाही प्रवृत्ति का आदमी आसिम मुनीर है? ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आदमी बोलता कम है, मीडिया में बहुत ज़्यादा बयान नहीं आपको दिखेंगे। परिवार के बारे में तो कोई, मैंने 100 जगह अटेम्प्ट किया कि इनकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला, आपको कुछ नहीं मिलेगा मीडिया में। अपने परिवार को बड़ा बचा के रखता है। ये भी दावा करते हैं बहुत लोग कि परिवार अमेरिका में रहता है आसिम मुनीर का, बट वो मीडिया फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा हमें मालूम नहीं। मुशर्रफ बड़ा फ्लेयर वाला आदमी था, मीडिया से बातें कर रहा है। उनकी तो डाइनिंग टेबल की तस्वीरें भी मीडिया में छपती थी, आती थी। भारत भी आए थे तो बड़ा मीडिया से बड़ा खुल के, इवन जब आगरा समिट हो रही थी तो वो ओपन इवेंट था। नहीं, जो जसवंत सिंह जी लेकर जाते थे कि भाई ये फाइनल करना है हमें ड्राफ्ट, तो वहाँ पर उनके जो विदेश मंत्री थे वो जब परवेज मुशर्रफ के पास जाते थे तो वो उनकी वाइफ को वहाँ पर दिखाते थे। पहले वाइफ को भी दिखाते थे कि भाई देखो ये हो रहा है, और अब कल की जो सुबह है वो हिस्टोरिकल डे होगा, तो वो हर बात पर उनकी सलाह और उसको काम। तो ये लोग थोड़े फ्लैम्बॉयंट लोग थे। अयूब खान बहुत फ्लैम्बॉयंट था, लेकिन आसिम मुनीर ऐसा नहीं है। तो अब क्या लिख रहे हैं इनके लिए इमरान खान, ये आप देखिएगा। ही इज द मोस्ट ऑप्रेसिव डिक्टेटर इन कंट्रीज हिस्ट्री, ही इज मेंटली अनस्टेबल। ये इमरान खान ने कहा है आसिम मुनीर के लिए कि ये मेंटली अनस्टेबल है आदमी, दुनिया इससे आगाह रहे। और ये बात पहला आदमी नहीं है जो मैंने सुनी है। ये बात मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हमारे एक IFS ऑफिसर हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बताया था कि उनकी पाकिस्तान की किसी सीनियर आर्मी जनरल से बात हो रही थी जो इनका सीनियर रहा है आसिम मुनीर का, और उन्होंने एग्जैक्ट ये वर्ड्स बोले थे कि ये पागल है, दिस मैन इज क्रेजी। आसिम मुनीर वो जिस हद तक सोच सकता है खून खराबा करने के बारे में। देखिए ISI का चीफ रहेगा तो वो मेंटली अनस्टेबल तो होगा ही। तो ये इमरान खान ने कहा इनके लिए। फिर उन्होंने कहा कि जिस किस्म की तानाशाही इन्होंने देश के अंदर लागू कर दी है उसका कोई सानी नहीं मिलता, इन्हें केवल ताकत की भूख है और उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अपने लोगों को जो आदमी मारे, इन्होंने मई 9 उस मई की बात कर रहे हैं, ये वाला मई नहीं जब आप जिसमें सीधे अपने लोगों पर, इमरान खान के समर्थकों पर गोलियां चला दी थी। मुरीदके में अभी जो हुआ, जितने दर्जनों लोग मारे गए, तो उनका हवाला दिया इमरान खान ने कि जो आदमी अपनी जनता पर सीधी इनडिस्क्रिमिनेट गोली चला सकता है वो कैसे जो है वो किस जहनियत का आदमी है, आप इसको सोचें। फिर उन्होंने कहा कि मैं कभी आसिम मुनीर के साथ, इमरान खान कह रहे हैं, समझौता नहीं करूंगा, मैं कभी उसके साथ बातचीत नहीं करूंगा, मैं कभी शहबाज शरीफ की सरकार के साथ कोई डायलॉग नहीं करूंगा, क्योंकि इनसे बात करने से अच्छा मुझे मर जाना मंजूर है। देखिए आप कुछ भी कहिए, इमरान खान लेकिन बहादुरी तो दिखा रहा है। ये सब बातें भी पाकिस्तान में कहना आज की वैसे ये बातें उसने मुशर्रफ के बारे में भी कही थी। आपको याद होगा जब वॉर ऑन टेरर चल रहा था और पाकिस्तान इनका समर्थन दे रहा था US का, उस वक्त इमरान खान तालिबान का साइड ले रहा था और इनफैक्ट वो लगातार क्रिटिसाइज कर रहा था कि मुशर्रफ को जो उसने अलायंस किया US के साथ वो नहीं करना चाहिए था। प्रो तालिबान, वो तो वो कह ही रहे हैं। जी त्रिपाठी जी। नहीं देखो, इसको इस तरह से देखना चाहिए। एक तो हम लोग जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या अफगानिस्तान से शांति चाहता भी है, वो अफगानिस्तान से चाहता है, लेकिन उसकी मुश्किल ये है कि वो करे क्या। उसके पास 2 रास्ते हुआ करते थे। एक रास्ता अफगानिस्तान वाला, जहां उसको समझ में आ गया है कि किस तरह से लड़ाई हो रही है, तो उसने क्या किया, जब वहां से हामिद करजई के बाद तालिबान लौटे तो उसने हाथ मिला लिया। एक ग्रुप वहां तब भी पाकिस्तान विरोधी था, लेकिन इनको ये वाला ग्रुप से उनका हाथ मिल गया, उस वक्त लगा कि चलो ठीक है।
भारत के साथ वो लड़ाई लड़के, आतंकवाद करके, कुछ कहीं इस तरह की हरकतें करके वो अपना एक जो लड़ने वाला जो एक कहें कि एक अपनी पैकेजिंग कर रखी है, जिसकी वजह से उसे अमेरिका और चीन से कुछ न कुछ मिलता है। इसको आप समझिए, ये कोई यूं नहीं है कि पाकिस्तान बड़ा खुश होता है, उसकी पूरी इकोनॉमी इस पर चल रही है, उसका एग्जिस्टेंस इसी वजह से है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ? एक्ट ऑफ वॉर होगा कोई भी टेरर एक्ट, भारत ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है और ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा दिखा दिया है कि उसको लगता है कि इस बार हुआ तो इस बार तो आर पार की लड़ाई हो। अफगानिस्तान से उसको ये लग रहा है, अभी भी शायद वो भ्रम है, कि चूंकि इनके पास उस तरह की आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, तो हम इनसे लड़ते रहेंगे, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। और दुनिया में चूंकि ट्रेडिशनल वॉरफेयर खत्म हो गई है, तो सबको ये लगता है कि जो ये तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मिसाइल है, उससे जो लड़ाई होती है वो ज्यादा घातक होती है। तो मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि वो शांति की तरफ जाना चाहता है, लेकिन ये भी नहीं मानता हूं कि वो अफगानिस्तान से लड़ना पड़ता है। वो चाहता है कि इस तरह की स्थितियां बनी रहे कि अमेरिका और चीन का हाथ उसके ऊपर रहे।